हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। और ये वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है। ये कौन सा लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में कल हम डिस्कस किए थे वैद्युत रसायन का परिचय। हमने पढ़ा था कि वैद्युत रसायन क्या है। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने जाना था कि वैद्युत रसायन क्या है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कैसे बनाई जाए, या फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाया जाए, इन दोनों के बारे में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा कैसे बनेगी इसका अध्ययन करना, या वैद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होंगी इसका अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। इसको हम समझे थे। उसके बाद हम समझे थे इलेक्ट्रोड के बारे में। इसके बारे में समझे थे, इलेक्ट्रोड के बारे में। हमने कहा था जो भी सेल होते हैं, चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो या वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल हो, उसमें हम धातु रॉड का प्रयोग करते हैं। सॉल्यूशन में, विलयन में क्या डालते हैं? धातु रॉड डालते हैं, जो विलयन और विद्युत परिपथ का संपर्क स्थापित करती है, जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोड। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, और इन्हीं इलेक्ट्रोडों के प्रकार को हमने नाम दिया था अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या नाम दिया था? अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन। तो हमने चारों पढ़ लिए थे। मेटल मेटल आयन, धातु धातु आयन, धातु गैस, ठीक है, धातु आविलेय लवण और धातु रिडॉक्स। चारों प्रकार हमने डीपली कवर किए थे, डिटेल में कवर किए थे। उसके बाद हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद जो हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोड विभव, जो थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था, बाकी जिसको आज हमें डिस्कस करना है। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें पढ़ेंगे हम मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव पढ़ेंगे। देन हम सेल पे पहुंच जाएंगे, सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ सकें लेक्चर के साथ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। पिछले लेक्चर आप पढ़ चुके हैं कि नहीं, ठीक है, और यदि पढ़ चुके हैं तो कोई समस्या आ रही है कि नहीं, ये सब आप कमेंट में बताइए। तो कल हम पढ़े थे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम पढ़े थे कि कोई भी विलयन है, ठीक है, विलयन में जब हम रॉड डिप करते हैं, एक छड़ धातु की डुबोते हैं, ठीक है, तो ये धातु की छड़ क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्या बनाती है? धातु आयन बनाती है। क्या बनाती है? धातु आयन बनाती है। ठीक है, धातु आयन क्या होते हैं? इस विलयन में घुल जाते हैं। क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि इसके बीच में, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो विलयन में आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो इस प्रकार से इस पर, इसके बीच में क्या हो जाता है? विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है? विभवांतर स्थापित हो जाता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देते हैं जिसको? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, हमने क्या बताया था कि धातु रॉड को जैसे हम विलयन में डुबोएंगे तो धातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्याग के धातु आयन बनाएगी। ठीक है, तो जो रॉड है, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच, विलयन के बीच और क्षण के बीच क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसी विभवांतर को उस क्षण का, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम पढ़ भी चुके थे पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये सब हम डिटेल में कल डिस्कस कर चुके थे। तो आज मोस्ट मेनली हमें पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। आज हमें क्या पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी देखो हमने कितनी चीजें ली। हमने लिया है, एक लिया है कंटेनर, उसमें लिया है विलयन, क्या लिया है, धातु विलयन, क्या लिया है, धातु विलयन। ठीक है, तो क्या करना है, धातु विलयन की सांद्रता, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सांद्रता हमें कितनी रख देनी है, 1 मोलर रख लेनी है। जो भी हमने क्या लिया, धातु लवण का विलयन लिया है, उसकी सांद्रता कितनी रख लें, यदि हम 1 मोलर रख लें। और जो इस पूरे सिस्टम का ताप है, टेम्परेचर है, वो कितना रख लें, 25 डिग्री सेल्सियस रख लें। टेम्परेचर कितना रख लें, 25 डिग्री सेल्सियस रख लें। और यदि इलेक्ट्रोड में कहीं गैस बन रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसका दाब हमने क्या रख लिया, 1 atm रख दिया। कितना रख दिया, 1 atm। प्रेशर कितना रख लें, 1 atm। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस पर, इस कंडीशंस पर जो भी विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोड पर जो भी विभव उत्पन्न होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात समझ में आई। यानी कि जब धातु लवण की सांद्रता, धातु लवण के विलयन की सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, तापमान कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन हो, और यदि गैस है तो उसका दाब 1 बार या 1 atm हो, तो ऐसी स्थिति में जितना भी इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उसी को नाम देंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात, समझ में आ गई। पहली बात, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव की ऐसी कंडीशन जब विलयन में आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, और इलेक्ट्रोड यदि कोई गैस है वहां पर, तो उसका दाब 1 वायुमंडल हो, 1 atm हो, तो ऐसी कंडीशन में जो भी उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, जो भी उस इलेक्ट्रोड का विभव होगा, वो आपका कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव को 2 प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम करेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा करेंगे मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मानक अपचयन विभव 2 प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कर सकते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण कब निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाई जाए। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोड है, वहां क्या है, मेटल से मेटल आयन यदि बन रही है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण है। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति के हिसाब से पोटेंशियल निकालेंगे, विभव निकालेंगे, तो उसको नाम हम देंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोड मानक स्थितियों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो उससे उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे जिंक से जिंक डबल पॉजिटिव यदि बन रहा 1 मोलर और 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm दाब पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा आपका प्लस 0.76 वोल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। क्लियर बात। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोड क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, धातु से धातु आयन बन रहा हो,
उस चीज से हम क्या करें, विभव उत्पन्न हो, तो उसको हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव क्या होता है, जब भाई अपचयन हो रहा हो, अपचयन की प्रवृत्ति को दर्शाए, यानी कि धातु आयन किसमें अपचयित हो जाए, धातु में, यानी कि क्या हो रहा हो, रिडक्शन। क्या हो रहा हो, रिडक्शन, अपचयन हो रहा हो। क्या हो रहा, अपचयन। जब अपचयन की प्रवृत्ति को दर्शाएंगे तो जो भी विभव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोड पर, उसको क्या कहेंगे, मानक अपचयन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, मानक अपचयन विभव। ठीक है। यानी कि जैसे कॉपर के लिए हम बात करें तो कॉपर डबल पॉजिटिव से यदि कॉपर बन रहा है तो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पर, यह होगा प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक, क्लियर बात। तो मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रोड आप ले रहे हैं, मानक स्थितियों में उसका विभव ज्ञात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर ज्ञात कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। लेकिन मानक परिस्थितियों में ही किसी इलेक्ट्रोड का आप विभव निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशंस में निकाल रहे हैं, तो उसको कहेंगे मानक अपचयन विभव। ठीक है। आईयूपीएसी के अनुसार, आईयूपीएसी आपको पता होना चाहिए, आईयूपीएसी क्या है, एक संस्था है केमिस्ट्री की। तो आईयूपीएसी के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव शब्द का प्रयोग मानक अपचयन विभव के लिए किया जाता है। यानी कहीं मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा है तो उसका मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं है। ठीक है, सिंपल सा। मानक इलेक्ट्रोड विभव में दोनों आते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव भी आता है और मानक अपचयन विभव भी आता है। लेकिन यदि उसने स्पष्ट नहीं किया कि मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है, यदि उसने ये नहीं किया कि ये ई नॉड क्या है, ई नॉड ऑक्सीडेशन है या ई नॉड रिडक्शन है, यदि स्पष्ट नहीं किया तो ई नॉड का मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ई नॉड रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव को किससे डिनोट करेंगे, ई नॉड से करेंगे। ठीक, यहां लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है। यानी कि यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहीं भी लिखा है, सिंपल सा, यदि इलेक्ट्रोड विभव भी लिखा है कहीं, यदि कहीं इलेक्ट्रोड विभव भी लिखा तो उसका मतलब अपचयन विभव ही है। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव नहीं है उसका मतलब। यानी कि यदि कहीं ई लिखा है तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या है, ई रिडक्शन है। ठीक है, कहीं ई नॉड लिखा है तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, ई नॉड रिडक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का डायरेक्ट मतलब अपचयन विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का डायरेक्ट मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव है। वैसे मैं फिर से बता दूं, मानक अपचयन विभव में दोनों आते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव भी आता है और मानक अपचयन विभव भी आता है। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव को डायरेक्ट ही हम मानक अपचयन विभव मान लेते हैं। ठीक है। जो आपका ई नॉड रिडक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा ई नॉड ऑक्सीडेशन के होता है। ठीक है, बस अंतर होता है एक माइनस साइन का। ठीक है, दोनों का वैल्यू कैसा होता है, बराबर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, लेकिन उसका चिन्ह अलग अलग होगा। तो यानी ई नॉड ऑक्सीडेशन किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉड रिडक्शन के। ई नॉड ऑक्सीडेशन किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉड रिडक्शन। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव किसके बराबर हो जाएगा, माइनस मानक अपचयन विभव। ठीक है, क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें। ठीक है, जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है,
0.76 वोल्ट होता है, तो मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा, माइनस का 0.76 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0.34 होता है। ठीक है, तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना है, इतना है, तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। क्लियर बात। ठीक है, अब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आप इतना सब समझ गए तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जैसे मान लो हमने कॉपर का नापना है, हमें क्या मापना है, कॉपर का हमें इलेक्ट्रोड विभव मापना है, ये कॉपर का हमने बना दिया, तो कॉपर का किसी सापेक्ष तो मापा होगा। तो यहाँ पर हम जो एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ प्लेटिनम की रॉड लगा लेंगे, यहाँ HCl विलयन भर देंगे। ठीक है, तो हमेशा हम हाइड्रोजन गैस के परिप्रेक्ष्य में नापते हैं। किसके रिलेटिव में नापते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि हम विभव मीजर करना है, कैलकुलेट करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव के सापेक्ष में मापते हैं। किसके सापेक्ष में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो, इसके विभव के सापेक्ष में मापते हैं। इसका विभव हमने 0 मान लिया है। कितना मान लिया है, 0। इसका विभव 0 मान लिया है, तो जितना भी आपका ई सेल आएगा, जो हम सेल बनाएंगे, जो ई सेल आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका E0 हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, क्लियर बात। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपने विभव कितना मान लिया है, 0 मान लिया है, और जितने भी इलेक्ट्रोड हैं XYZ, जितने भी इलेक्ट्रोड है, सबका जो इलेक्ट्रोड विभव मापते हैं वो किसके सापेक्ष मापते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ही मापते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी छड़ को विलयन में डुबोएंगे तो वो बनेगा इलेक्ट्रोड, और जब विलयन में डुबोएंगे तो या तो वो धातु क्या करेगी, छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग के धातु आयन बनाएगी, या धातु आयन छड़ पे इकट्ठे होंगे। दोनों ही क्रिया हो सकती हैं, या तो धातु आयन क्या हो सकते हैं, धातु के रूप में छड़ में इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर धातु छड़ से क्या करेंगे, धातु आयन निकल के विलयन में जा सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में उस पे, छड़ पे और विलयन के बीच में क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यदि हम उस कंडीशंस को, विलयन की सांद्रता को 1 मोलर रख लें, तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस रख लें और दाब को 1 ATM रख लें, तो जो इलेक्ट्रोड विभव बनेगा उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि हम माप रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पे माप रहे हैं, यानी कि छड़ से धातु आयन निकल के विलयन में जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। और वहीं विलयन से धातु आयन निकलकर छड़ के ऊपर धातु परमाणुओं के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे मानक अपचयन विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का डायरेक्ट मतलब मानक अपचयन विभव माना जा सकता है, किसके अनुसार, IUPAC के अनुसार। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सेल पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो अभी बताओ फटाफट, किसी को कोई डाउट। ठीक, तो आ जाते हैं सेल। तो अभी सेल को तो हम पढ़ चुके थे। सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कल जब हम इंट्रो कर रहे थे लेक्चर का तो हमने बताया था, है ना, कि क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलें, कैसे बदलेंगे, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल द्वारा, वैद्युत अपघटनीय सेल द्वारा। और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, तो हम बदलेंगे वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा। ठीक, तो ये वैद्युत सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिससे हम विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बना सकते हैं या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है, अब
दो प्रकार के हैं, आपको पता है भाई। वैद्युत सेल कितने प्रकार के, एक तो वैद्युत अपघटनीय सेल है जो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाता है, और एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो क्या करता है, वैद्युत रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक। और जो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका पहला निर्माण गैल्वनी ने किया था 1780 में और वोल्टा ने 1800 में। ठीक है। जो आपका वैद्युत केमिकल सेल है जिससे हम रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाते हैं, उसको सबसे पहले किसने बनाया, 1780 में गैल्वेनी ने बनाया और 1800 में वोल्टा ने बनाया। इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर आधारित होता है, इसलिए इसको रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। तो ये ढेर सारे नाम हैं, याद रखने हैं आपको। तो पहला शुरू कर लेते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज की क्लास में दोनों सेल का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। थोड़ा लंबी हो जाएगी आज की क्लास, समथिंग 1 घंटे के अब पहुंच जाएगी, तो आपको जुड़े रहना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है। बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में तो लगभग हर साल पूछा जाएगा, या तो वैद्युत अपघटनी सेल पूछा जाएगा या फिर गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। तो आपको पता है वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, जिससे हम वैद्युत ऊर्जा से क्या बनाएं, वैद्युत ऊर्जा से क्या बनाएं, रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके स्वतः जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उनको संपन्न कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने बताया था NaCl है और इसमें हमने क्या किया, H2O जोड़ दिया, इससे क्या बनाया हमने, NaOH, H2 और Cl2 बनाया। तो ये अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः अप्रवर्तित है, स्वतः प्रवर्तित नहीं है, अपने आप नहीं होगी। तो इसको संपन्न कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी तो विशेष पात्र में करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, विशेष पात्र में करेंगे, और इसी विशेष पात्र को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। इस सेल में कुछ भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक कंटेनर होता है। ठीक है। एक क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें वैद्युत अपघट्य भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जिसमें क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्यूशन, विलयन भरेंगे, धातु लवण का विलयन भरते हैं उसको। ठीक है। दूसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, वो क्या होता है, वह पदार्थ जिसका हमें विद्युत अपघटन करना है। ठीक है। उसको भरते हैं, कैसे अवस्था में हो सकता है, या तो विलयन हो सकता है या फिर मॉल्टन स्टेट में हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ, वह जलीय विलयन या वह मॉल्टन सब्सटेंस जिसको हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन से गुजारना है, जिसका हमें वैद्युत अपघटन करना है, उसको कंटेनर में भरते हैं। तो कंटेनर में भरने के बाद इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होती हैं, धातुओं की या ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, रॉड होती हैं, जिनको हम डिप करते हैं, सॉल्यूशन में डुबोते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इनको बाहर बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है। जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड को किससे जोड़ते हैं, ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अपक्षयन होता है। ठीक है। समझ में आई बात, इतनी कितनी पार्ट्स हैं, एक बार फिर से याद रखिए। पहले तो एक कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे, उसमें विद्युत अपघट्य भरेंगे। विद्युत अपघट्य जब भर लेंगे तो उसमें 2 छड़ें डाल देंगे, एक होगा, एक को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे, एक को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देंगे। जिसको प्लस सिरे से जोड़ेंगे वहां ऑक्सीकरण होगा, जिसको माइनस सिरे से जोड़ेंगे वहां अपचयन होगा। और जैसे ही हम बाहरी स्रोत यानी बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विलयन में उपस्थित आयन होते हैं वो विपरीत दिशा वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति
करने लगते हैं, यानी कि जो माइनस आयन होंगे वो कहाँ की ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस आयन होंगे वो कहाँ की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है। तो जो ऋण आयन होंगे वो कहाँ की ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है इनका, यानी कि ए नेगेटिव से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो धनायन होंगे वो कहाँ की ओर जाएंगे, वो कैथोड की ओर जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे, अपचयत हो जाएंगे वो और उदासीन हो जाएंगे। जैसे बी नेगेटिव था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बी में अपचयत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ये सेल है, इससे हम देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक हमने कंटेनर ले लिया पूरा, और कंटेनर में हमने क्या भर दिया, मॉल्टेन NaCl भर दिया, गलित NaCl भर दिया। हमने ये इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड डाल दिए। ऐसे इलेक्ट्रोड, ऐसे धातु का छड़ डाला जो इससे क्रिया ना कर रहे हो, NaCl से क्रिया ना कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ग्रेफाइट रॉड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या प्लेटिनम रॉड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे बाहर बैटरी जोड़ी तो क्या हो गया, ये NaCl टूट गया, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। Cl जो नेगेटिव थे वो कहाँ की ओर गए, एनोड की ओर गए, और एनोड पर Cl नेगेटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Cl2 गैस बना ली। और Na पॉजिटिव कहाँ की ओर गए, कैथोड की ओर गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, सोडियम के रूप में ये अपचयत हो गए। क्लियर बात। जैसे कि हमने क्या देखा, NaCl का उदाहरण लिया तो सेम वही चीज लिखी जो अभी मैंने समझाई वही लिखी हुई है, ठीक है। गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, क्या टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। एनोड पर क्या होता है, Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, Cl2 गैस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कैथोड पर क्या होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम में अपचयत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैद्युत अपघटनी सेल। कोई डाउट। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ये हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर में एक विद्युत अपघट्ट भर लेंगे, क्या भर लिया हमने, विद्युत अपघट्ट भर लिया। विद्युत अपघट्ट का भरने के बाद दो रॉड डाल देंगे, हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, ये एनोड था और ये कैथोड था, एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया। दोनों को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे तो जो विद्युत अपघट्ट होगा इसके आयन विपरीत दिशा में जाएंगे, जो धनात्मक आयन होंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएंगे, जो ऋणात्मक आयन होंगे वो एनोड की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा सेल काम करेगा, ठीक है। तो दूसरा सेल होता है वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ना दूसरा आपको, वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप इतनी बात आपको पिछली समझ में आ गई होगी। पिछले में यदि कोई डाउट है तो पहले बता दो, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक एक बात हमने डिटेल में समझ ली है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडक्स लेते हैं, उसके फलस्वरूप क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। जो एक गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें दो मुख्य भाग होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, दो टुकड़े होते हैं जिनको हम हाफ सेल कहते हैं। एक होता है एनोड हाफ सेल, ठीक है, एक होता है कैथोड हाफ सेल। कितने होते हैं, दो पात्र होते हैं, एक को हम एनोड हाफ सेल कहते हैं और कैथोड हाफ सेल कहते हैं, ठीक है। दोनों में क्या होता है, धातु लवण का विलयन होता है, ठीक है, और एक
धातु की छड़ होती है। हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं हमने पढ़ा था। धातु और धातु लवण का बना सकते हैं, ठीक है। धातु और गैस का बना सकते हैं। धातु और धातु का अघुलनशील लवण को उसका बना सकते हैं, और नहीं तो रिडॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ा था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एनोड हाफ सेल लेंगे और एक कैथोड हाफ सेल लेंगे। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑब्वियसली एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को एक ब्रिज से जोड़ देंगे, ठीक है। एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम पढ़ लेंगे, क्या है कैसे होता है। दोनों को हम सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में हम KCl या KNO3 भर देंगे, ठीक है। ये दोनों विलयनों को जोड़ेगा। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के तार को एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या हो रहा है। एनोड पर हम देखेंगे कि जो हमने जिंक का लिया था, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या लिया था, ZnSO4 का विलयन भरा था और जिंक का रॉड लगाया था। तो क्या होगा, जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक डबल पॉजिटिव के रूप में, किसके रूप में, Zn डबल पॉजिटिव के रूप में विलयन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। इसलिए एनोड कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एनोड कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, नेगेटिव। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा कैथोड पर। यानी कि विलयन में उपस्थित जो कॉपर डबल पॉजिटिव है, कौन से आयन है, कॉपर डबल पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में जमा हो जाते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कैथोड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। वहां पे कैसा सिस्टम था, दत्तोदबगटनी सेल में एनोड कैसा था, पॉजिटिव, कैथोड कैसा था, नेगेटिव। यहाँ पर कैसा हो रहा है, एनोड कैसा हो रहा है, नेगेटिव, कैथोड कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। यानी कि यदि हम कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करें तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक से Zn पॉजिटिव बनेगा डबल पॉजिटिव, और कॉपर डबल पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। किस प्रकार से होता है, एक ये डायग्राम है, आई होप पूरा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब नजर आ रहा होगा पूरा, ठीक। तो ये हमने एक पात्र लिया, ठीक है। इसको हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और ये हमने लिया, इसको हमने कहा रिडक्शन हाफ सेल, अपचयन अर्ध सेल, ठीक है। यानी कि कौन सा है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। एनोड हमने रॉड किसकी डाल दी, जिंक की, विलयन क्या भर दिया, ZnSO4, ठीक है। और कैथोड पर हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया और कॉपर की रॉड डाल दी। और हमने इसमें क्या लगा दिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, लवण सेतु जोड़ दिया, ठीक है। काहे का जोड़ दिया, KCl का लवण सेतु जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया हमने, जैसे ये कंप्लीट किया तो जिंक से क्या हुआ, यहां से जो क्या थे, जिंक थे, ये Zn डबल पॉजिटिव बनाए और कहाँ आ गए, विलयन में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगे। यहाँ पर क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगे। तो ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। और विलयन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। विलयन कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कॉपर पॉजिटिव क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए इन्होंने, क्या किए, इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो ये विलयन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो छड़ कैसी हो गई, पॉजिटिव। रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो इस सेल में कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव।
अब काम क्या है देखो भाई, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जब ट्रांसफर होंगे तो इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगेगी। क्या होने लगेगी, विद्युत धारा बहने लगेगी। बट विद्युत धारा देर तक नहीं बहेगी। क्यों, यदि हम ये लवण सेतु नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक आवेश इकट्ठा हो रहा विलयन में, यहाँ विलयन में कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो रहा, तो धीरे धीरे विलयन क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा विलयन में। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन के कारण धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यही काम शुरू होता है लवण सेतु का। लवण सेतु क्या करता है, इस चार्ज सेपरेशन को कम कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इतना बात समझ गए। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जिसमें हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का प्रयोग करके विद्युत धारा बनाएं जिस सेल से, उसको हम कहेंगे वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल या रिडॉक्स सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक एनोड हाफ सेल होता है जहां पर ऑक्सीकरण होता है, एक कैथोड हाफ सेल होता है जहां पर अपचयन होता है, एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो दोनों हाफ सेल को जोड़ देता है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण ये हम सब बता चुके हैं, इस प्रकार से डायग्राम से भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, किस पर आ जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो हमने देखा कि जो दोनों इलेक्ट्रोड थे आपके, ठीक है, इसमें आपने रॉड डाल दी थी, ठीक, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय बाद जैसे ही विलयन में चार्ज बढ़ेगा, एनोड के विलयन में क्या बढ़ेगा, धनात्मक चार्ज बढ़ेगा, एनोड छड़ पर ऋणात्मक चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, और कैथोड के विलयन में क्या बढ़ेगा, ऋणात्मक चार्ज बढ़ेगा, कैथोड छड़ पर धनात्मक चार्ज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, वैसे वैसे ही रॉड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर रुक जाएगा। और ट्रांसफर रुक जाएगा तो आपका विद्युत धारा बनना भी या विद्युत धारा बहना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, विलयन में एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, यू आकार की कांच की नली का प्रयोग करते हैं जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इसमें KCl, KNO3 या NH4NO3 के विद्युत अपघट्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका काम क्या है, पहले तो परिपथ को कंप्लीट करता है, दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर एक आंतरिक विद्युत परिपथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक ये हाफ सेल था, एक ये हाफ सेल था, यहां से दोनों जुड़े थे, यहां से क्या कर देगा, ये सॉल्ट ब्रिज जोड़ देगा। ठीक है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, एनोड कक्ष में क्या हो रहा था, एनोड डबल पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, धनावेश बढ़ रहा था। कैथोड कक्ष में क्या हो रहा था, ऋणावेश बढ़ रहा था, चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा था। जब चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा था तो हम यदि ये लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, तो ये चार्ज सेपरेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो लवण सेतु क्या करेगा, विपरीत आवेश आयन जैसे क्लोरीन नेगेटिव होंगे वो कहाँ की ओर चले जाएंगे, एनोड की ओर चले जाएंगे। तो जो Cl नेगेटिव हैं वो जिंक को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिंक डबल पॉजिटिव को, और जो K पॉजिटिव है वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की ओर चले जाएंगे, तो वो SO4 डबल नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीनता बनी रहेगी। ठीक है, और क्या होगा, लिक्विड लिक्विड संधि विभव को क्या करें, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग मास्टर्स वगैरह करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। अभी फिलहाल इसको ज़्यादा नहीं जानना है, इतना याद रखना है कि ये क्या करता है, LJP को रोकता है, कंट्रोल करता है LJP को। ठीक है, LJP को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिंपल सा बात याद रखो, सबसे बड़ा जो काम है आपका सॉल्ट ब्रिज का वो क्या है, चार्ज सेपरेशन को कम करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। अब यदि हम सॉल्ट ब्रिज में किसी को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए। पहला तो ये होनी चाहिए कि उसकी आयंस की जो मोबिलिटी है
वो समान होनी चाहिए। ठीक है, धनायन और ऋणायन के बीच जो उसकी मोबिलिटी है, गतिशीलता, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की गतिशीलता कैसी होगी, समान होगी। अब यदि हम कहें कि Li Cl ले लें तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकी गतिशीलता समान नहीं है, Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए हम किसको लेंगे, KCl को। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ना तो ये ऑक्सीकरण रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए सेल को, ना ही रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ना तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसमें इंटरफेयर करेगी, ना जो अपचयन अर्ध सेल है उसमें इंटरफेयर करे। जब दोनों में इंटरफेयर नहीं करेगा तभी इसको लेंगे। और इंटरफेयर तो ना करे और साथ ही साथ पीपीटी भी न बनाए, किसी इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर अवक्षेपित भी ना हो जाए, अघुलनशील लवण भी ना बना ले, ये भी बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अब हमने कोई सिल्वर का है इलेक्ट्रोड और अब उसमें KCl ले लोगे तो क्या करेगा, सिल्वर के साथ Cl मिलके क्या बना लेगा, अघुलनशील लवण बना लेगा। तो ऐसे कंडीशन में KCl हम नहीं लेंगे। क्लियर बात। यदि लवण सेतु को सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिपथ टूट जाएगा। अर्ध सेलों में क्या हो जाएगा, चार्ज एक्युमुलेशन हो जाएगा, चार्ज बहुत इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एनोड के विलयन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैथोड के विलयन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सेल काम करना बंद कर देगा और वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो है विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, दोनों हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपघटनीय सेल में क्या होते हैं, बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अस्वतः प्रवर्तित जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराते हैं। गैल्वेनिक में क्या होता है, स्वतः प्रवर्तित रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इसमें एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, जो आपका विद्युत अपघटनीय सेल में बाहर से बैटरी लगानी पड़ती है, गैल्वेनिक सेल में बाहर से बैटरी नहीं लगानी पड़ती है। विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही डिब्बे में दोनों इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में डलेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होती है। तो ये अंतर भी आपसे पूछ सकता है, आपको लिख लेने हैं। ठीक है, PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाती होगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है, और PDF डाउनलोड करके आप उससे नोट कर लिया कीजिए, नोट्स जरूर बनाते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए स्पीड अप क्लासेस के साथ। धन्यवाद।